नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात और मैं हूं शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने काशी के BLW ग्राउंड में एक विशाल महिला सम्मेलन में शिरकत की और मातृशक्ति को संबोधित किया। ये कार्यक्रम नारी शक्ति बंधन सम्मेलन के तौर पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने वाराणसी में 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 160 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बनारस, पुणे और अयोध्या, मुंबई के बीच 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। काशी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने महिला जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। महिला आरक्षण पर विपक्ष के रवैये को लेकर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 6,332 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी के विकास की गंगा बह रही है। काशी ने पिछले 11-12 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इस दौरान काशी को विकास की जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब तक काशी के अंदर जमीनी धरातल पर उतरी हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। पिछले 1 दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनेकों योजनाओं की सौगात इस देश को दी, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मैं मानता हूं कि इन सारी योजनाओं में जिस प्रकार की संवेदना उनके अंदर थी, वो संवेदना भारत की आधी आबादी और नारी को सम्मान दिलाता है। पूरे यूपी में बीजेपी जन आक्रोश रैली कर रही है। काशी में भी इसका भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी का 11 साल में काशी का ये 54वां दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पीएम मोदी ने वाराणसी में वर्चुअल माध्यम से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें बनारस से पुणे के हडपसर और अयोध्या से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलेंगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक धार्मिक पर्यटन और आर्थिक गतिशीलता दोनों के लिए कदम महत्वपूर्ण है। इन ट्रेनों से काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अब दोनों राज्यों के बीच में ट्रेन के जरिए सीधा सफर हो सकेगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज काशी वासियों को बड़ी सौगात मिल गई है और कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में वाराणसी वासी खासा उत्साहित भी नजर आए हैं, जिससे धार्मिक हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में इसे विकास के तौर पर देखा जा रहा है और विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पीएम मोदी कल काशी से हरदोई जाएंगे, वहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
पीएम मोदी हरदोई से गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक तेज और सुगम संपर्क स्थापित करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज के बीच का वक्त 10 से 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों को जोड़ेगा। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेस वे को अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसमें 437 अंडरपास और 76 बड़े पुल हैं। 21 फ्लाईओवर भी इससे जुड़ेंगे। आधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। जो मेरठ से प्रयागराज तक एक बड़ा विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, इसके लिए 42,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है और बम्पर रोजगार मिलेगा। यहां पर जो उद्यम स्थापित होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी खासियत शाहजहांपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी है। एक्सप्रेसवे के किनारे विशेष आर्थिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे बड़े निवेश की संभावना बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे मैंने बताया कि वो एक ऐतिहासिक और एक मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विकास में। पूरब और पश्चिम को जोड़ने के साथ साथ रोजगार के अपार संभावनाएं, अपार समीकरण गंगा एक्सप्रेसवे से पहुंचेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में 5 से 6,000 पुलिसकर्मियों और पीएसी बल की तैनाती की जाएगी। वीआईपी और आम जनता के लिए 16 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक में कोई दिक्कत न हो। यहां पर जो उद्यम स्थापित होंगे और इसके लिए बाकायदा एक विशाल कॉरिडोर इन 12 जिलों में बना दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के इन 12 जिलों के लिए वाकई संजीवनी साबित होगा, उद्योगों के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में सीएम योगी ने 936 प्रधान परिचालकों और ऑफर लेटर सौंपे हैं और इस मौके पर सीएम योगी बोले कि 9 साल पहले भले ही भेदभाव होता था, लेकिन आज नौकरी पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मिल रही है। इस मौके पर सीएम योगी ने इस साल पुलिस विभाग में यूपी पुलिस बोर्ड के जरिए करीब 1 लाख नई भर्ती का भी ऐलान किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 936 प्रधान परिचालकों को सीएम योगी ने ऑफर लेटर दिया। इस मौके पर सीएम योगी बोले कि 9 साल पहले ज्वाइनिंग में भेदभाव होता था। इसमें भेदभाव नियुक्ति में भी होती। आज व्यक्ति की क्षमता है तो कोई उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को बीमारू प्रदेश बना दिया था, लेकिन आज यूपी देश के ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। नियत, शुद्ध नियत के साथ हम सबको, आपको, प्रदेश को आज यही बीमारू प्रदेश जब सामूहिक प्रयास हुआ है, अब भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब बीमार नहीं है, अब तो भारत के विकास में ये भी अपना योगदान दे रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल पुलिस विभाग में करीब 1 लाख नई भर्ती होगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड की भर्ती भी होगी, सिविल पुलिस की भी भर्ती होगी, एसआई की भी भर्ती होगी और ये अलग अलग उसमें इस सब भर्ती की प्रक्रियाएं हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 साल में यूपी में
अब तक 2,20,000 से ज्यादा पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नोएडा में जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में स्विमिंग के लिए आए हुए एक 21 साल के लड़के की मौत हो गई है। वाटर पार्क में स्विमिंग करते वक्त लड़के की अचानक तबीयत बिगड़ी। लड़के को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वाटर पार्क में वेव आने के दौरान लड़के की तबीयत खराब हो गई थी। लड़का ग्रेटर नोएडा से अपने परिवार के साथ में वाटर पार्क आया था। तो जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में यह हादसा हुआ है। लड़के की तबीयत बिगड़ी और बाद में लड़के की मौत हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही ये जो हादसा हुआ है उसको लेकर परिवार वाले बेहद दुखी हैं और साथ ही कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। तो तैरते हुए लड़के की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, अस्पताल लेकर पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गया। हिमांशु, कैसे हुआ यह हादसा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये जीआईपी मॉल के वाटर पार्क का पूरा प्रकरण है और यहाँ पर युवक अपने परिवार के साथ पहुंचा हुआ था। 21 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और इस दौरान जब वेव्स आती हैं, वेव्स के दौरान इसकी तबीयत खराब हुई थी एकाएक, जिसके बाद इसको डॉक्टर के पास लेके पहुंचे निजी अस्पताल में, जहाँ इसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। पुलिस का कहना है कि जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि एकाएक, चूंकि जो वहां पर वाटर पार्क है, वहां पे अम्यूजमेंट पार्क में वेव बनने के दौरान ये घटना हुई थी और तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। जी हिमांशु, क्या किसी तरह की लापरवाही की भी कोई खबर है? देखिए, जाहिर तौर पे अभी पुलिस से ये जानकारी ली जा रही है, क्योंकि वहां पे अगर वाटर पार्क है तो वहां पे जाहिर तौर पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इसके अलावा जो वाटर पार्क की निगरानी करते हैं, ये तमाम लोग थे वहां पे और स्विमर्स ड्राइवर वहां मौजूद थे, वहां पे मुहैया कराए गए थे अगर डूबने जैसी स्थिति थी। इन तमाम तथ्यों की जांच अब पुलिस अपने स्तर से कर रही है और पुलिस का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। मिशन फतेह 2027 के लिए अखिलेश यादव खुद के संगठन और सहयोगी दलों को, खास करके कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सीट और सिंबल सेकंड बता रहे हैं, विक्ट्री को फर्स्ट रखना होगा। गठबंधन में कड़वाहट ना आए और जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए सिंबल हमारा कैंडिडेट तुम्हारा या सिंबल तुम्हारा कैंडिडेट हमारा का फॉर्मूला अपनाने का भी संकेत दिया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एसपी एक बार फिर सिंबल हमारा कैंडिडेट तुम्हारा या सिंबल तुम्हारा कैंडिडेट हमारा फॉर्मूला अपनाने जा रही है। 2027 के चुनाव में एसपी अपनी जीत के लिए इस फॉर्मूले को बड़े स्तर पर अपना सकती है, क्योंकि इस बार एसपी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फार्मूला है वो उसको कांग्रेस पार्टी को उसको मानना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उसी कदम उसी रास्ते जो है आगे बढ़ना चाहिए। हम समझते हैं तभी हम लोग मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से न सिर्फ हराएंगे, बल्कि हम लोग अब की बार उनको इस तरीके से उखाड़ फेंकेंगे कि फिर पुनः ये लोग उत्तर प्रदेश की तरफ ये लोग रुक भी नहीं कर पाए। 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर एसपी ने यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी ने ओपी राजभर की पार्टी से गठबंधन किया था। उस वक्त इसी बात पर पेंच फंसा था कि प्रत्याशी किसका और सिंबल किसका होगा। तब एसपी ने बस्ती, आजमगढ़ और मऊ में अपने प्रत्याशी दिए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एसपी ने सीतापुर में राकेश राठौड़ को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया। वहीं प्रयागराज में भी एसपी ने अपना प्रत्याशी कांग्रेस को दिया था। अखिलेश यादव ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के साथ कि सिंबल हमारा कैंडिडेट तुम्हारा या कैंडिडेट हमारा सिंबल तुम्हारा, ये जो भी समीकरण हो तय ये होना चाहिए, फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जीत किसकी होगी और जीत कितनी ज्यादा सीटों पर होगी। समाजवादी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि इस बार मुद्दा सीटों की संख्या नहीं बल्कि जिताऊ कैंडिडेट है। फिर चाहे किसी के भी सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले पर कितना अमल कर पाती है।
जहां गठबंधन मजबूत रहेगा, समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि सिंबल उन्हीं का रहेगा, क्योंकि सिंबल ही आखिर की लड़ाई जीतती या हराती है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी तमाम संभावित संभावनाओं पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। गाजीपुर के करंडा में युवती की मौत के मामले में 4 नेताओं का एसपी डेलीगेशन आज पीड़ित परिजनों से मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। वहीं कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने उन्हें गाजीपुर जाने से रोकने पर सवाल उठाए। लड़की के शव मिलने के मामले में सियासत तेज हो गई है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजीपुर में करंडा इलाके के कटारिया गांव में कुछ दिन पहले विश्वकर्मा समाज की लड़की की मौत हुई थी। एसपी के 4 नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। प्रशासन की अनुमति से और प्रशासन के उपस्थिति में हम लोगों ने चेक सियाराम विश्वकर्मा उनकी पत्नी को हम लोगों ने देने का काम किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शोक संवेदना भी उन्हें बताने का काम किया है। 15 अप्रैल को विश्वकर्मा समाज की लड़की की मौत हुई थी, जिसके बाद 22 अप्रैल को एसपी का डेलीगेशन जब गांव में पहुंचा तो काफी बवाल हुआ था। पुलिस ने 2 एसपी विधायकों समेत करीब 250 लोगों पर केस दर्ज किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने झूठे केस दर्ज किए हैं, जिन्हें रद्द किया जाए। उस परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ है वो न्याय मिले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो सरकार वापस ले। मैंने कहा अगर डेलीगेशन नहीं जाएगा तो मैं खुद आऊँगा। प्रशासन ने डेलीगेशन को जाने दिया, इस वजह से अब जाने से क्या लाभ है हमें। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने भी उन्हें रोक देने और गाजीपुर नहीं जाने देने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कल हमारा डेलीगेशन वहां गया, तो आखिर क्या छिपाने की कोशिश की गई? अगर हम उस परिवार से मिलते, दुख साझा करते, घटना को जानते, आप क्यों हताश निराश थे, क्यों परेशान थे, क्यों पुलिस का इतना बड़ा कुनबा पहरा लगाकर बाबतपुर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया? बाबतपुर एयरपोर्ट पर बाहर निकले तो गिरफ्तार करके ले जाकर आप बड़ा गांव थाना में बैठा दिए। तो आपकी मंशा क्या है? एसपी और कांग्रेस जहां इसे सियासी मुद्दा बनाने पर जुटी है, वहीं मंत्री राजभर ने पलटवार किया है। जहां विवाद उनके लोगों ने किया है वहां जरूर जाएंगे ताकि माहौल बिगड़े, क्योंकि उनकी आदत रही है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में दंगा हो, कर्फ्यू लगे। अमन चैन जो है योगी जी के राज्य में कहीं ना कर्फ्यू है ना कहीं दंगा है। अखिलेश जी की सरकार में रिकॉर्ड में 1000 दंगे हैं। गाजीपुर में लड़की का शव मिलने के बाद से पुलिस का एक्शन तेज है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कल का दिन बंगाल के लिए बहुत खास है। कल बंगाल में दूसरे यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग होगी, जिस पर सबकी नजरें हैं। 294 सीटों वाला बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले फेज में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कल दूसरे फेज में बंगाल के 8 जिलों की 142 सीटों पर कल मतदान होगा। पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई थी। अब सबकी नजरें हैं दूसरे फेज में होने वाली वोटिंग पर टिकी है। तो पहले फेज की तो वोटिंग हो चुकी है, अब सबकी नजरें कल होने वाले वोटिंग पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि रिजल्ट आने पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।